आनंद भाई साहब, मैं सबसे बाद में शिक्षकों में आपके पास इसलिए आया कि प्रोफेसर रविकांत और जो वीसी साहब हैं, इन दोनों से आपके कोई-कोई रिश्ते हैं। रिश्ता मैं बता दे रहा हूँ। जो वीसी साहब हैं वो उस बीएचयू से आते हैं जहाँ से वहाँ से पढ़ाते थे और अब यहाँ के वीसी हो गए हैं, तो आप बीएचयू से आपका रिश्ता है। रविकांत जी उस इंस्टीट्यूशन से आते हैं जहाँ आप पढ़े भी और पढ़ाए भी आप जेएनयू से। तो आपके दोनों इंस्टीट्यूशन आपके हैं। वीसी साहब, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप छात्र नेता, आप जितने लोग हैं यहाँ, और मैंने खास करके इस पैनल को इसलिए रखा है, बहुत सीनियर लोगों का रखा है। रमेश भाई साहब हों, आप हों, अजीत भाई साहब हों, आप लोगों ने छात्र राजनीति भी की है, आप लोगों ने शिक्षक की भी राजनीति की है। मुझे ये बताइए कि आपको कभी डर लगा था कि मैं क्लास में जाऊंगा तो कहीं कोई मुझे मार ना दे? क्योंकि कल एक छात्र ने उनकी पिटाई कर दी है भाई। तो आपको इतने लंबे उसमें, और आप लोग तो मतलब, अब ये कहा जाता है ना, इमरजेंसी के समय के लोग हैं। आपको कभी डर लगा क्लास में जाते हुए कि भाई क्लास में जाऊंगा तो कहीं कोई पीट ना दे? नहीं आनंद वर्धन जी, ये बहुत खतरनाक मोड़ पर लखनऊ विश्वविद्यालय को ले आए हैं ये लोग। विश्वविद्यालय तो विद्या साधना का केंद्र है, जहाँ पर अत्यंत असुविधाजनक सवालों को पूछने की आज़ादी होती है और अत्यंत असुविधाजनक उत्तरों को देने का अवसर रहता है। ये ज्ञान का क्षेत्र है, ज्ञान का स्वराज है। और यहाँ पर जो कुलपति जी हैं, जहाँ वो पढ़ने के लिए या पढ़ा रहे थे बीएचयू में, वहाँ एक और कुलपति थे जो लखनऊ विश्वविद्यालय के भी कुलपति थे, आचार्य नरेंद्र देव। उन्होंने एक शिक्षक का अपॉइंटमेंट किया उस जमाने में, और लोगों ने उनसे शिकायत की कि आपने जिसको नियुक्त किया है ये तो कम्युनिस्ट हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने उनको हिंदी के अध्यापन के लिए नियुक्त किया है, आपकी जानकारी में उनको हिंदी आती है कि नहीं आती है, क्या वो शिक्षा दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? तो लोगों ने कहा कि नहीं, हिंदी में तो उन्होंने रिकॉर्ड कायम किया है, गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो उन्होंने कहा कि फिर अब आप अपनी शिकायत वापस लीजिए, हमने उनको कम्युनिज्म पढ़ाने के लिए नहीं, हिंदी पढ़ाने के लिए नियुक्त किया है। और ये किस्सा प्रसिद्ध हिंदी आचार्य प्रोफेसर नामवर सिंह के बारे में था। और आचार्य नरेंद्र स्वयं राष्ट्रीय आंदोलन के नायक थे, और उनका कम्युनिस्टों का जो आचरण था सन 42 का, उसके वो भुक्तभोगी थे, लेकिन उन्होंने उसको बीच में आने नहीं दिया। और जैसा आपने कहा कि बनारस में 10 बरस और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में 25 साल, हम लोग सत्ता प्रतिष्ठान के विरुद्ध सोचने बोलने वाले नागरिक के तौर पर जाने जाते थे, लेकिन अपने विषय के बारे में हम लोगों को मालूम था कि हमारे मुकाबले में कोई भी हमसे बेहतर शायद नहीं पढ़ाती होगी या पढ़ाता होगा। डॉक्टर रविकांत को मैं पिछले एक दशक से जानता हूँ। उनकी जानकारी, उनकी प्रतिबद्धता लेखक के रूप में, विचारक के रूप में, संपादक के रूप में प्रशंसनीय है। और जो घटना हुई है ये तो भीड़ का हुल्लड़ है। कुलपति को खुद ये खतरा महसूस होना चाहिए कि आज तो एक लेक्चरर, एक रीडर के खिलाफ ये भीड़ आई है, कल अगर उनका मूड बिगड़ गया तो वो कुलपति के भी दरवाजे के सामने जाकर के हुल्लड़ करेंगे और उनको कुर्सी से घसीट के बाहर कर देंगे। ये भीड़ किसी की होती नहीं है। और जो शासन चल रहा है उसको समझना चाहिए कि अगर कानून की राज की जगह गुंडों का राज आ गया, तो कुछ ही साल पहले, 45 साल पहले इमरजेंसी थी, जहां पर शासन कानून की बजाय मनमानी से चलने लगा था, सुल्तानों का शासन हो गया था, और वो सुल्तान किसी की नहीं सुनते थे, और बाद में जनता ने उनको कूड़ेदान में फेंक दिया। तो ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कुछ मर्यादाएं हैं, कुछ संस्थानों का अपना कार्यक्षेत्र है। कुलपति की निजी जिम्मेदारी है कि विश्वविद्यालय विद्यार्थियों के लिए, कर्मचारियों के लिए, शिक्षकों के लिए, शिक्षिकाओं के लिए तो खुला रहेगा, बाकी लोगों को आने जाने की, गुंडागर्दी करने की कम से कम इजाजत नहीं होगी। अगर कोई ऐसी हरकत करेगा, तत्काल पुलिस को रिपोर्ट की जाएगी। यहाँ पर बिल्कुल उल्टा उल्टा शासन चल रहा है, जहां पर श्री रविकांत को यह पूछा जा रहा है कि कारण बताओ कि आपके किसी एक कैंपस के बाहर के कार्यक्रम में, सार्वजनिक कार्यक्रम में टिप्पणी करने से कुछ लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। तो वो जिनकी भावनाएं आहत हुई हैं वो कुलपति दरोगा तो नहीं है, लखनऊ के पुलिस कमिश्नर नहीं है। कैंपस के अंदर कोई घटना है उसकी जिम्मेदारी कुलपति की है। कैंपस में, जैसा प्रोफेसर रमेश दीक्षित ने कहा, जो स्वयं लखनऊ विश्वविद्यालय के अत्यंत सम्मानित प्रोफेसर हैं, रहे हैं, उनके मूल्यांकन में अगर ये एक आदर्श शिक्षक हैं, तो कुलपति जी को पलट करके उन भीड़ के हुल्लड़बाजों को कहना चाहिए था कि आपका यहाँ कोई काम नहीं है,
आपको हमारे शिक्षक के खिलाफ कोई शिकायत है, आप पुलिस को दर्ज कराइए, और अगर हमको भी देते हैं तो हम उसकी जांच करेंगे, तभी आगे बढ़ेंगे। ये तो बिल्कुल काठ की पुतली की तरह से जैसा नचाया वैसा नाचने लगे। इन्होंने शो कॉज नोटिस दे दी। किस बात का शो कॉज भाई? लखनऊ विश्वविद्यालय के परिसर में कोई घटना हुई हो तो आप उसके जिम्मेदार हैं। आप उत्तर प्रदेश के आईजी पुलिस तो है नहीं। नंबर 2, आपके शिक्षक के साथ हुल्लड़ हुआ, उनके खिलाफ नारेबाजी हुई, एक गंदा किस्म का नारेबाजी करने वालों का माहौल वहां बनाया गया। आपको उस पर प्रॉक्टर से पूछना चाहिए था और उन हुल्लड़बाजों को तत्काल पुलिस बना के बुला के उनको सौंपना चाहिए था। आपने ऐसा कुछ नहीं किया और अभी तक नहीं किया। आप अपने कर्तव्य से च्युत हुए हैं। और तीसरे, जब लखनऊ विश्वविद्यालय शिक्षक संघ डॉक्टर रविकांत की मर्यादा के उल्लंघन के बारे में एतराज जाहिर करने के लिए जाता है तो कुलपति उसका बुरा मान जाते हैं। कुलपति को शिक्षक संघ के लोगों से मिलने से बुरा मानना अगर आ गया है और बाहर के हुल्लड़बाजों के बारे में वो उदासीन रहते हैं, तो इसका मतलब है कि वो कुलपति होने की बजाय कुछ और होने की कोशिश में है, यानी सरकारी व्यवस्था के प्रवक्ता, सरकारी व्यवस्था के प्रबंधक। कुलपति से ही आशा नहीं की जा सकती। जहां तक डॉक्टर रविकांत का सवाल है, मैं उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने अपने साथ हुए आचरण के खिलाफ कोई दबंगई का रास्ता नहीं अपनाया, क्योंकि शठम शाठ्यम समाचर्य, समाज में इस पर स्वीकृति होती है कि उन्होंने उसको हुल्लड़ में नहीं बदला। उन्होंने एक विवेकशील शिक्षक के रूप में क्षमा भाव से शिकायत यही की कुलपति से कि इसके बारे में जांच कराइए, और पुलिस से कहा कि ये जो कानून अपने हाथ में ले रहे हैं लोग, इनके बारे में आप हमारी शिकायत दर्ज करिए। शिकायत दर्ज नहीं की जा रही है। लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति में इतना नैतिक साहस नहीं कि वो जांच कमेटी बैठा सके, और पिछले 7 दिन में सारे देश में लखनऊ विश्वविद्यालय जैसे एक आदर्श पुराने शिक्षा संस्थान की बेइज्जती और बदनामी हो रही है। और नाम कमाने में बड़ा वक्त लगता है आनंदवर्धन जी, बदनामी होने में। तो इस कुलपति को अपने कार्यकाल में देखना चाहिए कि उन्होंने यश को बढ़ाया या यश को घटा रहे हैं। अगर यश को घटा रहे हैं तो ये दाग छूटने में बड़ा समय लगेगा। इसलिए अभी भी वक्त है कि जांच बैठाएं कि ये कौन लोग थे जिन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर की पवित्रता को नष्ट किया। ये कौन लोग थे जिन्होंने एक शिक्षक को उसके कर्तव्य के पालन की प्रक्रिया में एक तरह से अपमानित और आतंकित करने की कोशिश की। और कल जो हुआ है वो तो और भी शर्मनाक और भयानक है। एक लड़के की इतनी हिम्मत हो जाए कि परिसर के अंदर सिक्योरिटी गार्ड के सामने वो टीचर पर हाथ उठाए। समझ क्या रखा है इन लोगों ने कि इनका ये गुंडा राज चलेगा? नहीं चलेगा। अब आनंद भाई साहब, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे लोग कहते हैं ना, मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का हूँ, मैं ये जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इनके इन लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है? इनके जो भी अध्यक्ष हों, जो भी आप सब लोग, क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, आप और रमेश भाई साहब इन इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस के ऑफिस बेरर रहे हैं, तो जो भी आज की तारीख में बच्चे हैं, जो भी अखिल भारत उसके हैं, उनके ऑफिस बेरर्स की जिम्मेदारी नहीं है कि वो भी कहीं कुछ बोलें, कुछ स्पष्ट करें, खेद व्यक्त करें, अगर गलत है तो सही है तो बताएं? आपको नहीं लगता आनंद भाई साहब? निश्चित तौर पर हम लोग आंदोलनों में जब रहे हैं और हमसे कुछ अनुचित हुआ है तो उसके हमारे आंदोलन के सर्वोच्च नायकों ने क्षमा मांगी है। बिहार आंदोलन चल रहा था और कुछ विद्यार्थियों ने रणनीति से अलग हिंसा की और उस हिंसा में एक पुलिस वाले की जान चली गई। जयप्रकाश जी ने सार्वजनिक तौर पर उसके लिए पूरे बिहार की पुलिस व्यवस्था से क्षमा मांगी और उसके घर अपने प्रतिनिधि को तत्काल भेज करके उनके परिवार से क्षमा मांगी। हम लोगों के बीच में जब भी ऐसे कार्यक्रम हुए हैं और आचरण अनुचित हुआ है तो राष्ट्रीय नेतृत्व ने तत्काल न सिर्फ उस कार्यकर्ता के खिलाफ कार्रवाई की है बल्कि उसकी खुली निंदा भी की है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय नेतृत्व का ये दायित्व बनता है कि लंपटीकरण की अगुवाई कर रहे इस विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता या इन लोगों को वो या तो उनको संरक्षण दें, लगता है संरक्षण दे रहे हैं, या उनकी आलोचना करें, उनको बाहर करें, जैसे समाजवादी छात्र सभा ने किया है। समाजवादी छात्र सभा ने अपने इस तथाकथित अध्यक्ष को कान पकड़ के बाहर निकाला है। और मैं विश्वविद्यालय की भी प्रशंसा करूंगा कि उन्होंने उसको विश्वविद्यालय के छात्रावास से बाहर निकाला और विद्यार्थी का उसका जो दर्जा था उसको खत्म किया। इसी तरह से समाज में मर्यादाएं स्थापित होती हैं। अनुशासनहीनता हो सकती है
लेकिन उसके बाद आप क्या कर रहे हैं? संरक्षण दे रहे हैं, अनदेखी कर रहे हैं। कुलपति ने भी कोई एफआईआर नहीं लिखी, जांच नहीं बैठाई, पुलिस अधिकारी भी नहीं कर रहे हैं। इसको कहते हैं लंपटीकरण। विद्यार्थियों के बीच में जो कच्ची मिट्टी के बने होते हैं, यही समय प्रशिक्षण का होता है। दूसरी बात यह है जो ज्यादा चिंता की है आनंद वर्धन जी, हम लोग पढ़े लिखे लोगों की, खासतौर पर बुद्धिजीवियों की आलोचना करते हैं कि वो अपने रोटी दाल में लगे रहते हैं, वो समाज के सरोकार से कटे रहते हैं। और जब कोई रविकांत जैसा तेजस्वी मंच पर आकर के आप जैसे लोगों के साथ संवाद करता है बड़े सरोकारों के बारे में, तो वो राष्ट्र निर्माण में योगदान करता है। बुद्धिजीवी का जो व्यापक कर्तव्य है एक नागरिक के नाते, उसको पूरा करता है। आप जानते हैं कि यूरोप में नासीवाद और फाशीवाद के जमाने में जब बुद्धिजीवियों का दमन इसी तरह से किया जाने लगा और जिसके परिणाम स्वरूप आइंस्टाइन जैसा महाविद्वान देश छोड़ के जाने को मजबूर हुआ, तो ज्यादातर लोगों ने कहा कि हमको राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है। उन्होंने मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया और 6 बरस तक हिटलर का नग्गा नाच चला। 60 लाख यहूदियों की हत्या हुई, विश्वविद्यालयों में चूं तक नहीं हुई। आप क्या यही चाहते हैं? ये जो रमेश दीक्षित जैसे विद्या आचार्यों की परंपरा है, उसको आप खत्म करना चाहते हैं? हमारा कर्तव्य दोहरा है, अपनी ज्ञान साधना से नई पीढ़ी को ज्ञान देना, उनको सशक्त बनाना और अपने विवेक से समाज के साथ कदम से कदम मिला करके बुराइयों से लड़ना और अच्छाइयों को बढ़ावा देना। रविकांत टेलीविजन पर जाके बोले, जैसा रमेश भाई ने कहा कि उससे कुछ लोगों को ईर्ष्या हो सकती है, ईर्ष्या तक तो ठीक है, लेकिन आप दबंगई करने पर आ गए। आप जबान पर काबू करना चाहते हैं, ताला लगाना चाहते हैं, तो ऐसे ताले अब बचे नहीं हैं। अंग्रेजी राज में ऐसे ताले जरूर थे, लेकिन अब ऐसे ताले बचे नहीं हैं। और जो ये औपनिवेशिक मानसिकता के लोग, सामंती मानसिकता के लोग शासन में बहुमत के दावे पर ये कर रहे हैं, तो ये दावा भी पिघलने लगेगा। आपको इस बात के लिए बहुमत नहीं मिला है कि आप विश्वविद्यालय के अध्यापकों के साथ बाहर से कार्यकर्ता भेज के गुंडागर्दी करें। ये सब समाज देख रहा है और उचित समय पर उसका पूरा हिसाब किताब ब्याज सहित करेगा। आनंद भाई साहब, मेरे बहुत संक्षेप में, एक तो आगे का रास्ता क्या है, और फिर मैं इस चर्चा से अलग हटके मेरे मन में एक प्रश्न है आप लोगों से, जल्दी से वे फॉरवर्ड जिसको बोले, क्या करें? आगे का रास्ता न्याय का रास्ता है, आगे का रास्ता शिक्षक के सम्मान की रक्षा का रास्ता है, आगे का रास्ता विश्वविद्यालय को गुंडों से बचाने का रास्ता है। और उसमें 2 ही कदम उठाना है, ज्यादा कोई बहुत बड़े तूफान की जरूरत नहीं है। डॉक्टर रविकांत को दी गई शो कॉज नोटिस वापस ली जाए, डॉक्टर रविकांत की शिकायत उत्तर प्रदेश शासन दर्ज करे, अनुकूल कार्रवाई करे। और उससे बड़ी बात यह है कि विश्वविद्यालय के अंदर शिक्षकों, विद्यार्थियों, कर्मचारियों की मर्यादा के खिलाफ कोई भी घटना अगर होती है तो उसकी एक स्थायी समिति हो, ग्रीवांस रिड्रेसल कमिटी हो, कंप्लेन इंक्वायरी कमिटी हो, जिसमें कि कुलपति को भी बार बार राजा से न पूछना पड़े कि आपकी मर्जी का बाजा कैसा होगा, क्या धुन सुनना चाहते हैं, क्या गाएं क्या न गाएं। तब एक स्थायी व्यवस्था होगी। विश्वविद्यालय की स्वायत्तता की रक्षा, समाज के अंदर वैचारिक निर्भीकता बढ़ाने की व्यवस्था है और विश्वविद्यालय के अध्यापकों को समाज के सरोकार से जुड़ने की नागरिक जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी को निभाने में अगर विश्वविद्यालय ही उनकी मदद नहीं करेगा तो कौन मदद करेगा? कौन राजा अपनी आलोचना सुनना चाहेगा? राग दरबारी लखनऊ में ही लिखा गया, सब राग दरबारी सुनना चाहते हैं। और ये बुद्धिजीवियों की जिम्मेदारी है, पत्रकारों की जिम्मेदारी है कि राग दरबारी के अलावा भी जो राग समाज में गाया जा रहा है, बज रहा है, वो शासन के और समाज के कानों तक पहुंचाएं। तो मुझे तो लगता है कि आगे का रास्ता बिल्कुल साफ है। यही पथ भ्रष्ट हुए हैं, वापस नरेंद्र देव की तरफ लौटो, वापस मालवीय की तरफ लौटो, वापस राधा कृष्ण और पार्थसारथी की तरफ लौटो, तब तो कुलपति कहलाओगे, वरना कुल रक्षक की बजाय कुल भक्षक बन जाओगे।